हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या नाम है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये है मेरा आज का चैप्टर। आज जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो, सबसे पहला चीज होता है कि वर्क है क्या। वर्क क्या है? हम लोग अगर बात करें वर्क का, तो वर्क है क्या? काम। काम किसको कहते हैं? अगर तुमसे पूछा जाए, तुम कुछ काम किए, मान लो कि आपको कहा गया कि एक काम करो, तो आप जब काम करते हैं तो आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं? आप कहीं ना कहीं फोर्स लगाते हैं, बिना फोर्स के तो काम करेंगे नहीं। फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आप में थका, मतलब वो काम करते रहे तो अंत में क्या होता है? थक जाते हो। तो थक जाते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी, इसमें तुम्हारे शरीर से एनर्जी कहीं ना कहीं जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक आदमी है जो यहाँ पे इस सीढ़ी पे इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, और यहाँ पे इसको एक कुछ सामान को लेकर के जाना है, ठीक है। ये कुछ सामान है इसके पास और इसको ये लेके जाना चाहता है। ये है, ये सामान है। रुक जाइएगा। ये है जो आदमी है, जो एक सामान है, ये इसको लेकर के ये जाना चाहता है, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ लेके जाना चाह रहा है? यहाँ से इस सीढ़ी पे यहाँ पे लेके जाना चाह रहा है। यानी ये आदमी इस पोजीशन में यहाँ पे इस सामान को यहाँ पे रख देना चाह रहा है। ये मेरा सामान है, ठीक। अब इस क्रम में ये यहाँ तक लेके गया, ये कर क्या रहा है? ये अपना काम कर रहा है ना, काम तो कर रहा है। इसका एनर्जी, ये सामान यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी इस आदमी का एनर्जी कहीं ना कहीं तो गया होगा, ठीक। तो एनर्जी ट्रांसफर हो। अगर मान लो कि ये कहीं नहीं जाता, इसका एनर्जी जो कहते हैं अपने जगह पे बैठा रहता, मान लो कि बैठा रहता, तो उस कंडीशन में इसका एनर्जी लॉस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता एनर्जी लॉस। इसने क्यों? कोई काम नहीं किया है। तो जरूरी है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर होना जरूरी है। यानी कि हम अगर वर्क को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? इट इज प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या है? एक प्रोसेस है। वर्क क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? बॉडी जो है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर काम कर रहा है या कोई बॉडी काम कर रहा है या कोई एक्सटर्नल कॉज काम कर रहा है, तो उसका वो कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। तो ये ट्रांसफर है, एनर्जी का ट्रांसफर एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्क कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको कहा गया कि ये तो वर्क का काम हो गया, इसका ऐसा यूनिट लिया जाए, तो इसकी यूनिट की बात कर लेंगे अभी हम लोग। ऐसा यूनिट, तो जैसे इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, ये होता है ऐसा यूनिट होता है जूल। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अभी ऐसा यूनिट की बात करें, यूनिट पे अभी बाद में चलेंगे। अभी ये समझ लेते हैं। अब ये बॉडी यहाँ से देखो, तो ये काम करते करते यहाँ लेके गया, बार बार ये करते रहे, दिन भर में थक जाएगा, इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया वर्क। अब रही बात कि वर्क क्या है, तो एक तरह का इफेक्ट है। वर्क क्या है? तो वर्क है, वर्क इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट है, ठीक। काइंड ऑफ इफेक्ट इन विच बॉडी डिस्प्लेस्ड इन विच बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपने जगह से क्या होगा? हट जाता है, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है,
इसका मतलब कि वर्क जीरो है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। अब रही बात कि कोई और भी कॉज है क्या कि जीरो होने के लिए, तो ये तो समझ लो, जैसे मान लो कि एक आदमी है, यहाँ पे लगा आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक आदमी है, ये है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, ठीक, और फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, इस तरह से कुछ एंगल निकला, ये फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी चल किधर के रहा है, तो इस लाइन पे चल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, बॉडी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो वर्क का एक और डिफिनेशन दिया गया, वर्क का जो ये तो दिया गया था कि डिफिनेशन, ये तो दिया गया था डिफिनेशन कि वर्क इज द प्रोसेस ऑफ, वर्क इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्क। और इसका जो वैल्यू जो होगा, यानी कि इसके इसके बारे में अगर बात करें तो हम वर्क को कहें एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है भाई साहब, तो थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of force and displacement with cosine of angle between them। अरे मक्खी वक्खी बैठा क्या, कोसाइन कहाँ, work is the process of magnitude of force and displacement with cosine of angle between them, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, W इजकल टू हम लिखें F इंटू, ये मैग्नीट्यूड हम ले लिए, इंटू S का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर ये इसका कंपैरिजन करें तो हमको याद है कि हम लोग पढ़े थे A डॉट B बराबर होता था AB कॉस थीटा, क्लियर है, ये भी होता था, याद है। तो एक और डेफिनेशन आ सकता है कि वर्क इज द क्या हम लें, वर्क को क्या लें, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट कि वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम था, याद है, स्केलर प्रोडक्ट था। अब बताओ कि हमारे पास तीन डिफिनेशन मिल गया कि नहीं वर्क का, वर्क का हमारे पास तीन डिफिनेशन मिल गया, क्या क्या मिल गया, वर्क का डिफिनेशन मिल गया हमको तीन, आप खुद सोचिए क्या क्या मिल गया, तीन वर्क का डिफिनेशन, रुक जाइएगा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क का तीन डिफिनेशन मिल गया,
क्या क्या मिल गया? 3 डिफिनेशन हमको। एक डिफिनेशन मिला कि वर्क इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर। कोसाइन मतलब दोनों के बीच के कॉस थीटा को लेना है। ये जो लिया गया था, ये जो हमारे पास लिया गया था, ठीक है। फिर कहा गया कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये। अब चलो तो हम यहां से ऊपर थोड़ा सा और चलते हुए देखते हैं, हम यहां से ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो देखते जाएंगे, यहां देख लीजिएगा, ये पूरा हमारे पास निकल के गया है। तो वर्ग का देखो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्ग पे चल रहे हैं। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं W बराबर एस इंटू एफ कॉस थीटा। नहीं लिख सकते हैं? ये भी तो एक ऊपर वाला ही चीज को लिखा जा रहा है। बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरा लिखना कि हम ये लिखें अगर एफ एस कॉस थीटा, तो उस स्थिति में बताओ कि लग रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एफ रहता, यहाँ पे एस रहता और ये थीटा रहता, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे, इस फोर्स का प्रोजेक्शन इस पे लेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा होगा, हाँ या ना? तो लग रहा है कि वर्क है जो एक तरह का प्रोडक्ट है किसका? इस फोर्स के कंपोनेंट का उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था। तो इसी डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट लेंगे, उसके और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो गुना है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसी प्रोडक्ट को कहा गया वर्क, ठीक। तो यहां पे हम ये भी कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहां पे। तो वर्क का एक और डिफिनेशन हमारे पास आ गया। वर्क बराबर क्या निकल के आया? वर्क इज इक्वल टू, इट इज प्रोडक्ट ऑफ it is product of projection of force and displacement on the axis of displacement। यानी कि हम जो फोर्स का जो प्रोजेक्शन लेंगे, ये जो प्रोजेक्शन लेंगे किस पे लिखे? तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे लेंगे। किस एक्सिस पे लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें और ये इसको वाई एक्सिस मान लें, यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा, यानी कि जहां पे जिस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है, उसी पर लेना है। क्लियर है? समझ में आ रही है? मान लो कि हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कहते हैं, मान लीजिए कि हम इस तरह का फिगर देते हैं, ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स इस तरह से लगा, ठीक, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो गया और एंगल ये थीटा बना। एंगल कौन सा थीटा बना? ये वाला। और बॉडी जा किधर रहा है? ऊपर की ओर। बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर की ओर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक। और एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा बना रहा है। क्लियर है? बॉडी ऑब्जेक्ट ये है, तो हमको इस फोर्स का प्रोजेक्शन इस पे लेना है। किस पे लेना है? इस पे, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वाला पे। ये वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये है बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? तो हमको इस फोर्स का, ये फोर्स मेरा है, हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ना लेंगे बल्कि यहां पे लेंगे। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे हम, तो वर्क बराबर यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ इंटू सॉरी, यहाँ पे हम एफ को पहले अगर आगे आगे ले लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ ले लेते हैं, एस इंटू एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आएगा हाँ या ना?
है। तो यहां से W इजकल टू क्या आ जाएगा, एस एफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमको इस हॉरिजेंटल के साथ बनाया गया था एंगल, लेकिन हमको लेना है प्रोजेक्शन, इस पे लेना है हमको, ये याद रखना है आपको हमेशा इस पे, इस एक्सिस पे, यानी कि जिस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर है, तो उसी पे लेना होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया वर्क। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ वर्क। तो हमारे पास या वर्क का मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ वर्क, कितने तरह का वर्क हो सकता है। तो हम यहां पे चल रहे हैं कि वर्क, नेचर ऑफ वर्क। जब आप इंजीनियरिंग करिएगा ना, तो वहां पे एक वर्चुअल भी वर्क आएगा, वर्चुअल वर्क, जो वर्चुअल फोर्स, जो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, उसके कारण हमको वर्क निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप इंजीनियरिंग कीजिएगा, वहां पे आपको मिलने वाला है। अभी तो फिलहाल इसी पे चल, नेचर ऑफ वर्क की बात कर लें। पहला गया, कहा गया वर्क में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ये होगा। ठीक, दूसरा कहा गया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसा है भाई, तो स्केलर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी की क्या खासियत है, जोड़ने और घटाने में डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। 5 किलो तुमसे बोले कि 5 किलो चावल और उसमें 3 किलो चावल और जोड़ दिए, तो क्या उतना कितना हो गया, 8 किलो। इसमें डायरेक्शन की जरूरत था। हम किसी को टाइम बोलते हैं कि 2 बज गया है उत्तर की ओर, 3 बज गया है दक्षिण की ओर, 5 बज गया है पूरब की ओर, नहीं बोलते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो यहां पे ये कहा गया ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरा में हमारे पास कहा गया कि वर्क के बारे में, कि वर्क भाई साहब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरा इट इज इंडिपेंडेंट टू पाथ ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, मतलब कहने का कि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, मतलब कि यहां से कोई आदमी इस रास्ते से ऐसे 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 घुमा कर करके और यहां पर ले आए, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट को, क्या, इट इट डिपेंड्स, DPNDS क्या है, अच्छा, इंडिपेंडेंट इट इज इंडिपेंडेंट है ना, it is independent to the path of the body, it depends only on its displacement। अगर मान लो कि A से चला यहां तक B तक आया, ठीक, तो B तक जब आया बॉडी, तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, चला इतना, ठीक, वर्क किया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछा जाए वर्क, तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि फोर्स लगा, अगर इस पाथ को लेके चलेंगे, तो हम लोगों को कहा गया कि आपको पाथ नहीं लेके चलना है, डिस्प्लेसमेंट लेके चलना है, कि चला कितना दूर। ठीक है, क्लियर है, ये बताया गया। ठीक है,
अब चलते हैं आगे, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन में क्या कहा गया उसकी बात कर लेते हैं। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? तो आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक, और बॉडी पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, ठीक, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाए, ठीक। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, यानी कि वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0, यानी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, एफ इंटू एस। ये पॉजिटिव वर्क डन की कहानी हो गई, ठीक। यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा कब, जब बॉडी पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही हम लोग चलेंगे कि वर्क डन बात करेंगे निगेटिव वर्क डन की, तो हमारे पास क्या आ गया, निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन की कहानी क्या है, ये समझ लो। निगेटिव वर्क डन कब होगा, जब आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, कहोगे कि ये कैसे हो सकता है सर, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो हो सकता है जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं कोई चीज को, यानी कि ग्रेविटी के कारण, अगर ग्रेविटेशन या फ्रिक्शन के कारण फोर्स, बॉडी पे फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर की ओर, क्योंकि डिस्प्लेस फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री जब होगा तब क्या हो जाएगा, वर्क डन। यानी कि वर्क डन हमारे पास निगेटिव कब आ रहा है, निगेटिव आ रहा है वर्क बराबर, अगर हम लिखें एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री लिखते हैं तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, आप खुद सोचिए कि क्या आ जाने वाला है, एफ इंटू एस इंटू -1, यानी कि माइनस एफ इंटू एस। ये आया मेरा वर्क डन। समझ में आ रहा है, इतना हुआ। यानी फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो मेरा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। अब चलें आगे, ठीक है। अब हम आगे चलें तो यहां पे बात करते हैं जीरो वर्क डन की। यहाँ पे निगेटिव वर्क डन का एक और वो एग्जांपल दे देते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल। ये देख लीजिए, मान लो कि यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये पुली से लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पुली से लटका हुआ है ये। अब बताओ कि यहाँ पे इस, अगर मान लो ये पुली नीचे की ओर जा रहा है और ये पुली ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम पूछें कि टेंशन फोर्स के कारण जो होगा वर्क डन किसका पॉजिटिव और किसका निगेटिव होगा। तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो टेंशन यानी कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी निगेटिव यहां पे इसके लिए m2 के लिए, और m1 के लिए क्या हो जाएगा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय वाई m1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे देख रहे हैं टेंशन के कारण एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इस सब का कैसे यूज करना है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। कैसे पुली स्ट्रिंग वाला जो प्रॉब्लम है, जो अभी तक हम लोग पता नहीं क्या 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 करके करके, अभी हम इसको इस मेथड से, यानी कि वर्क एनर्जी पावर के मेथड से कैसे चुटकियों में बनाएंगे, पलक झपकते। तो ये तो हमारे पास हो गया कि कैसे हम यहाँ पे निगेटिव कर। अब जीरो वो करते हैं, वर्क
डन जो होगा वर्क हमारा क्या होगा, जीरो। जीरो वर्क कब होगा, अब खुद सोचो कि हमारे पास वर्क जीरो होने के लिए एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो पहला चीज या तो हम ये जीरो कर दें, फोर्स जीरो कर दें। अरे भैया फोर्स जीरो कर दोगे तो तुम यानी कि फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, काम करना ही नहीं चाहते हो, एफर्ट का ही कोशिशें नहीं कर रहे हो, तो वर्क क्या होगा आपका, जीरो ही ना आएगा। तो एक तो हो गया कि हम फोर्स ना लगाएं, तो वर्क क्या हो जाएगा, यानी कि बॉडी मोशन में चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई बाहर से फोर्स लग ही नहीं रहा है। फोर्स लगने का मतलब होता है उसका इनर्शिया चेंज होना, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है। तो पहला कारण हो गया कि या तो हम फोर्स जीरो करें, दूसरा या तो हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो करें। ये डील रहे, ये फोर्स जीरो ना रहे, फोर्स जीरो नहीं रहेगा इस कंडीशन में, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, जीरो रहे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा मेरे पास, जीरो आएगा। बढ़िया से बिल्कुल आएगा, समझ में आ रही बात। यहाँ पे उस स्थिति में भी जीरो आएगा। और थर्ड कंडीशन कि ये भी जीरो ना रहे, ये भी जीरो ना रहे, दोनों जीरो ना रहे, अब क्या होगा बताइए। अब अगर मान लो कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। होगा अब जब cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होगा तो ये पूरा ओवरऑल जीरो होगा। अब ये वाला चीज कहां होता है हमारे जिंदगी में, कहां पे होता है ये चीज, कहां दिखता है हमको, ये दिखता है जब हमारे घर पर कोई कूली है, यहाँ पे इतना बड़ा बक्सा ले रखा है अपने सर पर, ये इतना बड़ा बक्सा लिए हुए है कूली हमारे सर पर, हमारे घर पर आता है ये इस तरह से, और बताओ कि वो कुछ ज्यादा ही बड़ा लंबा कूली बन गया। ठीक, थोड़ा सा कूली की लंबाई को कम करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे ये है, मान लो कि ये है कूली, है ना। अब कूली मान लो कि कूली सर पे ले कर करके बॉडी को चल रहा है इधर की ओर, इस डायरेक्शन में है, कितना भारी है, थोड़ा सा माथा है इसका, इस पे दे देते हैं तकिया उकिया, ठीक है। अब ये सामान को लेके चल रहा है, ये कूली फोर्स किधर की ओर लगा रखा है, ऊपर की ओर, और चल किधर की ओर रहा है, इधर की ओर, कितना एंगल बना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो आया कि वर्क क्या होगा भैया, जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो दिया गया वो तीन कंडीशन, यानी वर्क में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी जीरो, तीनों कंडीशन हो सकता है। अब रही बात इसके यूनिट्स पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बात किए थे कि ये कि यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट पे चलते हैं। यूनिट यूनिट ऑफ वर्क, तो बता देते हैं एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट ऑफ जो वर्क है वो क्या है भाई, इसको जूल कहते हैं, जूल, क्लियर है, जूल कहा जाता है, ऐसा यूनिट दिया गया वर्क का, ठीक। और डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, आप खुद सोचिए कि वर्क बराबर क्या होता है, बताइए जल्दी से, एफ इंटू एस, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे इसका एल तो कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये आ गया वर्क का डायमेंशन, समझ में आ रहा है, ये वर्क का डायमेंशन हो गया, और एसआई यूनिट क्या हो गया जूल। अगर हम यहां से वर्क का एक और यूनिट निकाल लें इसी सिस्टम में,
तो देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, W ये न्यूटन है और ये क्या हो गया, मीटर। तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। यहां से एक और हमारे पास आया, जूल तो हुआ ही, लेकिन इसका एक न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। दूसरा कोई कहा कि नहीं हम एफ को एम में लिखते हैं, कहेंगे ठीक है लिख ले, एम इंटू ए इंटू एस। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीटर है ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी यूनिट ही हुआ। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास आया, यूनिट के बारे में बोल रहे थे। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट है जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट तो कहा गया, अर्ग जो है ना, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, एनर्जी का ही भी यूनिट है, क्योंकि जूल एनर्जी का ही भी यूनिट है। तो यहां पे यही किया गया, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ठीक। और वन अर्ग जो होता है वो किसके बराबर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक न्यूटन बराबर कितना अर्ग, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि एक न्यूटन बराबर कितना अर्ग या एक एक अर्ग बराबर, तो कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहां पे हमको करना होगा क्या, कि एक न्यूटन है, ठीक। तो हमको पता है एक न्यूटन क्या होता था, बढ़िया से पता है। हम देखो करना क्या है, कुछ नहीं, हमको यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए वर्क बराबर होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को हम लिखते थे एम इंटू ए इंटू एस। अब यहां से देखो तो फोर्स का क्या था यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम किलोग्राम को चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम होगा सीजीएस यूनिट में। मीटर का स्क्वायर करें तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया, ये 10⁴, तो कितना आ गया, 4 और 3 7, यानी 10⁻⁷। अब ये सीजीएस यूनिट में क्या आ गया, अर्ग, यानी कि एक जूल जो है, एक जूल, एक जूल, क्योंकि हम 1 किलोग्राम लिए, 1 मीटर लिए, 1 सेकेंड लिए, तो एक जूल जो आया वो किसके बराबर आ गया, 10⁻⁷ अर्ग के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट भी है इसका, एक यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है तो उसको देख लेते हैं हम। ग्रेविटेशनल यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क, कहा गया किलोग्राम, किलोग्राम मीटर is the gravitational unit, gravitational, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम मीटर, ये हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। अब 1 किलोग्राम ग्रेविटेशनल यूनिट को अगर हम यहाँ पे देखना चाहे कैसे कन्वर्सन से करते हैं, ठीक है, तो किया कैसे जाएगा, तो W इक्वल टू अगर हम लिखें F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, W बराबर F को क्या लिख सकते हैं,
हमको 1 kg 1 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखे हम मीटर, और थीटा को 1, ठीक। तो 1 kg, अब यहाँ पे पता है आपको कि 1 किलोग्राम 1 मीटर, और 1 किलोग्राम फोर्स को अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं 9.8, ठीक है। तो 9.8 अगर हम यहाँ पे लिखें फोर्स के रूप में तो कितना आ जाएगा जूल। तो यहां से कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा मेरे पास 1 किलोग्राम मीटर बराबर 9.8 जूल, ये आ गया मेरा, ठीक है। केजी में था, मास था, तो मास 1 किलोग्राम, तो इंटू जी से गुना कर दिए तो केजी मिल गया वेट, ठीक है। उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर में रहेगा तो 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 980 अर्ग। क्लियर है। अब हम लोग इस पे नेचर ऑफ वर्क हो गया मेरा। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग कल देखेंगे, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अगला मेरा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इस पे कुछ हम लोग होमवर्क कर लें तो देख लेते हैं होमवर्क क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह का हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा जूल, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जूल हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए वर्क डन व्हेन अ फोर्स causes a displacement of an object, which of the following is not a condition for work to be done. A force must be applied on the object must be moved, the force must be perpendicular to the direction of motion, ये भी जीरो होगा। the first force must be have the component in the direction of motion। देखिए तो आया फोर्स, क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट विच इज नॉट कंडीशनल, तो ये कंडीशन नहीं है। फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर रखेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, आप खुद सोचिए यहाँ पे कहाँ से चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं, अ पर्सन लिफ्ट 10 किलोग्राम बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड 2 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना करे, अ पर्सन लिफ्टेड 10 किलोग्राम, अब 10 किलोग्राम को लेके जा रहा है ऊपर की ओर 2 मीटर, तो तुम आपको पता है कि 10 किलोग्राम केजी है, एज्यूम जी, तो एम इंटू जी इंटू क्या लिखोगे 2। अब बताओ कि एम इंटू 98 को 10 से गुना कर दिया, 98 यानी 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कैसे किया है, जो देख रहे हैं अपडेट, ठीक है। A car travel on a horizontal road at constant velocity. What is the work done by the gravitational force on the car? अब बताओ, a car travel on a horizontal road पे चल रहा है at constant velocity, velocity constant है, यानी velocity में कोई चेंजिंग नहीं है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कार। अब बताओ ये कार क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो। क्यों जीरो होगा आपको पता है, यहाँ पे क्लियर है। अब अगले चलते हैं आगे, द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट, द वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में अभी नहीं बताए हैं, चलिए छोड़िए इसको। द फोर्स 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल इफ द बॉक्सेस आर ड्रैग्ड 10 मीटर हॉरिजॉन्टली। अब बताओ 50 न्यूटन का 30%, इसका 50 न्यूटन है, इसका cos थीटा ले लें, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, सारा कैलकुलेट करके आप निकल जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द नेगेटिव वर्क डन बीइंग डन, ये भी आप कर लीजिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर है, बाहर की ओर चल रहा है, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, ये सारा कुछ आप कर लीजिएगा। पावर बढ़ाया नहीं है अभी। A force of 20 Newton applied on object causing it move 5 मीटर in the direction of force. What is the work done? ये सब इजी है, ठीक है। ये इतना सारा क्वेश्चन है, बढ़िया से आप कर लीजिएगा इस पे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, और मुझे बताइए कि कुछ और किया जा सकता है तो मैं आपके लिए करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब चलते हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।